नमस्कार, मैं हूं गायत्री शर्मा। दुनिया लगातार इस बात को लेकर बहस कर रही है कि कोरोना वायरस से फैली महामारी जिस तरीके से तबाही मचा रही है, ये वायरस प्राकृतिक है या फिर मैन्युफैक्चर्ड। भारत अभी अभी दूसरी लहर से उभरा है। दुनिया इस बात का अंदेशा पहले से ही जता रही है कि चीन ने कोरोना वायरस के जरिए दुनिया में जैविक युद्ध छेड़ दिया है। जबकि मार्च 2021 में WHO और चीन के वायरोलॉजिस्ट की टीम ने एक रिपोर्ट में दावा किया था कि वायरस वुहान के वेट मार्केट से इंसानों में फैला। लेकिन कुछ दिनों पहले नॉर्वे और यूनाइटेड किंगडम के वैज्ञानिकों ने दावा किया था कि इस वायरस के साथ इंजीनियरिंग करके इसको ज्यादा घातक और संक्रामक बनाया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी अंदेशा जता चुके हैं कि वायरस कहां से आया, इसका पता लगाया जाए। दुनिया लगभग इस थ्योरी को भूल चुकी थी कि वायरस वुहान की लैब से लीक हुआ, लेकिन इंटरनेट पर सक्रिय वायरोलॉजिस्ट और रिसर्चर्स के एक संगठन ने दुनिया को एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर दिया है कि ये चीन का बायो एरर है या बायो टेरर। इस टीम को वायरस लीक करने के ठोस सबूत तो नहीं मिले हैं, लेकिन चाइना के कुछ ऐसे दस्तावेज मिले हैं जो इस बात का इशारा करते हैं कि इस वायरस को लीक किया गया और इसके बारे में जानकारियां छिपाई गई। इस संगठन का नाम है ड्रास्टिक। इस संगठन में चीन, यूरोप, अमेरिका के वायरोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट और रिसर्चर्स शामिल हैं। तो भारत के भी कुछ वायरोलॉजिस्ट और बायोलॉजिस्ट इसमें शामिल हैं। इस संगठन ने क्या जानकारी दी है, कैसे अब चीन जांच की आंच में घिरता जा रहा है, आज इसी मुद्दे पर होगी चर्चा। आज विशेषज्ञ बताएंगे कि चीन से निकला वायरस बायो एरर है या फिर बायो टेरर। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल रिटायर्ड AK सिवाच, रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल रिटायर्ड राजेश आर्या और रक्षा विशेषज्ञ कर्नल रिटायर्ड दानवीर सिंह और सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के पूर्व निदेशक डॉक्टर राकेश मिश्रा भी। इन सभी मेहमानों के साथ हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ड्रास्टिक संगठन क्या है, इसे कौन से दस्तावेज मिले हैं और चीन पर कैसे जांच का फंदा लगातार कस रहा है। महामारी की चपेट में फंसी दुनिया के वैज्ञानिक बार बार सवाल उठा रहे हैं कि आखिर कोरोना वायरस कहां से आया है, ये इतना घातक क्यों है, क्यों बार बार रूप बदलकर म्यूटेंट हो जाता है। दुनिया भर की उंगलियां चीन की तरफ उठ रही हैं। कयास है कि चीन जिस तरह वायरस को वुहान के वेट मार्केट से फैला वायरस बता रहा है, वो कहीं सोची समझी साजिश तो नहीं। सवाल यह है कि कोविड-19 वायरस आखिर आया कहां से। इंटरनेट पर सक्रिय रिसर्चर के एक संगठन ने कुछ दस्तावेजों को पड़ताल करते हुए दुनिया को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या सच में कोरोना वेट मार्केट से निकला या फिर वुहान की लैब से। ये रिसर्च की है ड्रास्टिक नाम के एक संगठन ने, जो इंटरनेट पर सक्रिय है। ड्रास्टिक नाम की संस्था की फुल फॉर्म है डिसेंट्रलाइज्ड रेडिकलस ऑटोनोमस सर्च टीम इन्वेस्टिगेटिव कोविड-19। ये टीम 1 साल से कोरोना की उत्पत्ति पर रिसर्च कर रही है। इस संगठन में दुनिया भर के रिसर्चर और बायोलॉजिस्ट शामिल हैं। ड्रास्टिक में भारत के कुछ बायोलॉजिस्ट और रिसर्चर शामिल हैं। इस संगठन से जुड़े अधिकतर लोगों ने पहचान गोपनीय रखी है। इन लोगों ने इंटरनेट पर चीन के वायरस से जुड़े बहुत से दस्तावेज खंगाले हैं। इस दौरान रिसर्चर्स को कई अहम जानकारियां मिली है। इनका मानना है कि वायरस वेट मार्केट से नहीं निकला, बल्कि ये घातक वायरस चीन की वुहान लैब से निकला है। अब सवाल ये कि इंटरनेट पर सक्रिय संगठन को क्या मिला। ड्रास्टिक संगठन से जुड़े दुनिया भर के रिसर्चर और बायोलॉजिस्ट का दावा है कि उन्होंने चाइनीज एकेडमिक पेपर्स की पड़ताल की है, साथ ही चीन के गुप्त दस्तावेज भी खंगाले। दावे के मुताबिक इनको पढ़ने से पता लगा कि वायरस की शुरुआत 2012 से हुई थी। ड्रास्टिक का दावा है कि मोजियांग के खान में काम करने वाले कुछ मजदूर संक्रमित हुए थे। संक्रमण से इन सभी मजदूरों की मौत हो गई थी। दावा है कि इसके बाद चीन की वुहान लैब में काम करने वाली शी जियांगलिंग मोजियांग की खान से सैंपल वुहान लेकर आई। चीन ने कहा कि मजदूरों की मौत फंगस से हुई थी, लेकिन ड्रास्टिक का दावा है कि चीन को नया कोरोना स्ट्रेन मिला था। चीन ने इस नए कोरोना स्ट्रेन को RATG13 नाम दिया और चीन के वायरोलॉजिस्ट ने नए वायरस के साथ
विवादित प्रयोग किए। राष्ट्र के मुताबिक विवादित प्रयोग करने के दौरान ही चीन की वुहान लैब से ये वायरस लीक हुआ। इस दावे को इस बात से भी मजबूती मिलती है कि अब से पहले भी नॉर्वे और यूनाइटेड किंगडम के वैज्ञानिक दावा कर चुके हैं कि चीन ने वायरस के साथ छेड़छाड़ करके उसे ज्यादा संक्रामक और इंटेलिजेंट और ज्यादा घातक बनाया। मई महीने में इंटरनेशनल मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक कोरोना वायरस पर यह नई स्टडी ब्रिटिश प्रोफेसर एंगलस डगलिस और नॉर्वे के वैज्ञानिक डॉक्टर बीगर सोरनेसन के साथ मिलकर की, और दोनों का कहना है कि कोरोना के खिलाफ वैक्सीन बनाते वक्त कोरोना के सैंपल पर शोध करते वक्त उन्हें वायरस में एक यूनिक फिंगरप्रिंट मिला था, जो इस तरफ इशारा कर रहा था कि कोरोना वायरस को लैब में तैयार किया गया है और ये चमगादड़ से नहीं आया है। प्रोफेसर डगलिस और डॉक्टर सोरनेसन का दावा है कि लैब में वायरस के साथ छेड़छाड़ करने पर ही उसके स्वरूप में ऐसे निशान बनते हैं। खबर के मुताबिक चीन ने अपनी गलती को छुपाने के लिए वुहान की लैब में डाटा नष्ट करके कोरोना की उत्पत्ति के स्रोत को भी छुपाने की कोशिश की। प्रोफेसर डगलिस और डॉक्टर सोरनेसन ने कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर 22 पेज की एक रिपोर्ट तैयार की है। ब्रिटिश प्रोफेसर एंगलस डगलिस लंदन में सेंट जॉर्ज यूनिवर्सिटी में कैंसर विज्ञान के प्रोफेसर हैं और नॉर्वे के डॉक्टर सोरनेसन एक महामारी विशेषज्ञ। डॉक्टर सोरनेसन एमनर कंपनी के मालिक हैं, जो कोरोना के खिलाफ बायोटेक 19 नाम की वैक्सीन बना रही है। ब्रिटिश खुफिया एजेंसी का तो ये भी दावा है कि कोरोना वायरस को विकसित करना दरअसल चीन के बायोलॉजिकल वॉरफेयर प्रोग्राम का हिस्सा है और चीन के साइंसदान 2008 से ही इस पर काम कर रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इस मामले में जांच के आदेश दे चुके हैं। अब यूटर्न लेकर WHO ने भी कहा है कि चीन को इस जांच में सहयोग करना चाहिए। ऐसे में सवाल ये है कि क्या कोरोना वायरस वुहान लैब से निकला है? क्या चीन ने वायरस को घातक बनाया है? और कहीं ये चीन के बायो एरर के बजाय बायो टेरर तो नहीं है? तो ड्रास्टिक का ये बड़ा खुलासा, ये बड़ा दावा, और उसके बाद सवाल ये उठ रहा है कि क्या चीन का ये बायो एरर है या फिर बायो टेरर। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले कर्नल दारमीन सिंह, क्योंकि आप डिफेंस एक्सपर्ट हैं, सर आपके पास आते हुए ड्रास्टिक के इस दावे को आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, ये एक दावा जो किया गया है, ये स्टैंड अलोन दावा नहीं है। साथ के साथ और भी अलग अलग दावे किए गए हैं। एक दावा ये भी है कि इस जो रिसर्च के पीछे पैसा अमेरिका का लगा हुआ है। आपको याद होगा कि बराक ओबामा जब राष्ट्रपति थे, तो बराक ओबामा ने गेन ऑफ फंक्शन नाम का एक शोध था जो अमेरिका में उन्होंने बैन किया जी। और जब इसकी भनक ये फौजी जी को लगी थी, जो बहुत बड़े हेल्थ सलाहकार हैं, इन्होंने अपनी एक कंपनी के थ्रू, इको हेल्थ अलायंस नाम की एक कंपनी के थ्रू $6 लाख इस शोध के लिए वुहान लैब को दिए थे। और यही गेन ऑफ ये जो शोध था, यही जो दिस वाज टू डिस्कवर अ न्यू काइंड ऑफ अ वायरस जो बहुत ही स्ट्रांग होगा, और उस वायरस का फिर एक एंटीडोट बना के एक वैक्सीन बनाने की बात हुई थी, मतलब प्लानिंग चल रही थी। तो अनफॉर्चुनेटली वो वहां से लीक हो गया या लीक कर दिया गया। तो ये भी एक थ्योरी है। तो बहुत सारी थ्योरी है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज पूरे खेल में ये नजर आती है कि सार्स के जितने भी वायरस आए हैं दुनिया के अंदर, उसके हमेशा एक एनिमल इंटरमीडिएट ट्रांसफर व्हीकल रहा है, लेकिन इस केस में कोई भी इंटरमीडिएट आपको एनिमल नहीं मिला है अभी तक। जी एक ही बात आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि ड्रास्टिक की तरफ से ये दावा किया गया कि ऐसे दस्तावेज मिले हैं जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि ये मैन्युफैक्चर्ड था, क्योंकि लगातार यही बहस छिड़ रही है कि क्या ये लीक किया गया था, क्या ये प्राकृतिक वायरस है, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई। लेकिन अब ड्रास्टिक की तरफ से ये कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे दस्तावेज सामने आए हैं जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि हाँ, ये वुहान लैब से लीक हुआ था वायरस।
हाँ, बिल्कुल ठीक बोला गायत्री। देखो, पहले जो थ्योरी आ रही थी कि ये वेट लैब से एनिमल से ह्यूमन बीइंग में जंप किया था, वो तो बिल्कुल खारिज हो चुकी है। जी। तो अब ये है कि वुहान के लैब से ये लीक हुआ है। क्या ये जानबूझ के लीक किया गया है या गलती से लीक हुआ है? मगर ये लीक वहां से हुआ है और ऐसा लगता है, जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कि ऐसा लग रहा है कि चाइना ने इसको बायोलॉजिकल वेपन की तरह यूज करते हुए जानबूझ के इसको लीक किया है। क्योंकि कुछ एक जो बहुत इंटरेस्टिंग इन्वेस्टिगेशन आ रही है वर्ल्ड में, इसी कारण जो बाइडेन ने 90 दिन दिए हैं कि इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन करो कि ये किस प्रकार से वुहान की लैब से निकला है। देखो, दो तीन बातें हैं कि जिसको शक डालती हैं कि चीन जो है उसने इसको बायोलॉजिकल वेपन की तरह यूज किया है। जब इसको पता लग गया था कि ये वुहान लैब से लीक किया है, तो उसने अपनी डोमेस्टिक फ्लाइटों को बंद कर दिया वुहान से। वो वुहान से कोई भी डोमेस्टिक स्टेशन में नहीं जा सकती थी, मगर इंटरनेशनल फ्लाइट को नहीं किया। कहने का मतलब ये है, वो चाहते थे कि ये वायरस पूरे वर्ल्ड में फैले और चाइना में ना फैले। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है, चाइना ने अपने सीक्रेटली इसके लिए एंटीडोट बना लिया था। जो ये साइनोवैक और जो साइनोफार्म मेडिसिन है, ये बना के तैयार कर दी थी उन्होंने कहीं ना कहीं सोचा था कि जब महामारी चलेगी तो वो अपने जो कोविड-19 की दवाई होगी उसका प्रचार पूरे वर्ल्ड में करेंगे। जब पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी ठप हो जाएगी, चाइना की इकोनॉमी को हम बढ़ाएंगे। तो ऐसा मंशा करते हुए चीन ने इसको छोड़ा है। इसकी एक रिवर्स इंजीनियरिंग की है चीन के जो वैज्ञानिकों ने, वो दो वजह से। एक तो इसलिए कि इसको इतना म्यूटेंट किया जाए कि ये इतना इंटेलिजेंट हो कि अपना रूप बदलता जाए और इसका एंटीडोट एक ना बन पाए। और दूसरा, उन्होंने ये इसको इसलिए किया कि अगर कोई इन्वेस्टिगेशन होती है तो वो वापस रिवर्स इंजीनियरिंग करके मिसलीड करें इन्वेस्टिगेटर को। जो ये ड्रास्टिक की टीम है, इसको भी ये मिसलीड करने की कोशिश करते हैं कि ये ना दिखाए कि वुहान लैब से छूटा गया है, बल्कि ये एक प्रकार से वेट लैब से आया। तो चीन जो है बिल्कुल इसके अंदर इन्वॉल्व है और ये चीन का एक प्रकार से वायरस टेरर है, ये वायरस एरर नहीं है। और ये बायोलॉजिकल वेपन की तरह चीन इस्तेमाल कर रहा है। और जो टेड्रोस है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का चीफ, वो इनके साथ शामिल था। अभी उसको डर लग रहा है कि वो एक्सपोज हो जाएगा। तो G7 की मीटिंग में शनिवार को उसने बोला है कि चीन को भी इसके इन्वेस्टिगेशन के अंदर पूरा का पूरा सहयोग देना चाहिए। सच्चाई ये है कि फिर उस पर भी चर्चा करेंगे। मेजर जनरल राजेश आर्य, आप क्योंकि ये सवाल उस वक्त भी खड़े हुए जब नॉर्वे और यूनाइटेड किंगडम के वैज्ञानिकों की तरफ से ये दावा किया गया कि इस वायरस के साथ इंजीनियरिंग की गई और इसको और घातक और संक्रामक बनाया गया। WHO के सामने भी खुद चीन की तरफ से ये माना गया था, ये कहा गया था कि हाँ, वुहान में पहला केस मिला कोरोना वायरस का और उसके बाद वहां की जो लैब की 3 रिसर्चर्स भी भर्ती हुए थे अस्पताल में। अब हालांकि उसके बाद जानकारियों को छिपा लिया गया था। कई जांच एजेंसियां भी पहुंची थी वहां पर जांच के लिए और उनकी तरफ से भी सवाल उठाए गए थे। जय हिंद गायत्री, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम के से आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं कि चीन एक ऐसा देश है जी, जिसने पिछले 50 सालों से हमेशा न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन्स के ऊपर सबसे ज्यादा शोध की है और सबसे ज्यादा उनको इस्तेमाल किया है। शायद 1950 की कोरिया वॉर में भी कहीं कुछ ऐसे किस्से मिले हैं कि जहां पे केमिकल वेपन का चाइना की द्वारा यूज किया गया है जी। और चीन का ये जो शोध है बड़े लेवल के ऊपर, ये पिछले कुछ दशकों में यूरोपियन देशों का भी इसमें इंटरेस्ट रहा है और वेस्टर्न देशों का भी इसमें इंटरेस्ट रहा है। जैसा एक मेरे साथी ने बताया कि इसमें कुछ फंडिंग फॉरेन से भी आती रही है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि कोविड-19 वायरस चीन में पैदा हुआ है। कोविड-19 वायरस को चीन ने तकरीबन 2-3 साल पहले पहचानना शुरू कर दिया था और उस पर रिसर्च शुरू हो चुकी थी। कोविड-19 वायरस जानबूझ के लीक किया गया है या एक्सीडेंटली लीक किया गया है, इस बात की पुष्टि नहीं है। परंतु मैं इतना जरूर समझता हूं एज ए फौजी होने के नाते कि बहुत सारे ऐसे किस्से सुनने में आए हैं पिछले 1.5-2 सालों में जो कि इस बात पे उंगली उठाते हैं कि चीन इस घातक वायरस को कंट्रोल कर सकता था, मगर उसने इसको जानबूझ के कंट्रोल नहीं किया है क्योंकि वो उस पे कॉन्टिन्यूअसली शोध या रिसर्च कर रहा था ताकि इसको
एक पोटेंशियल बायोलॉजिकल वेपन की तरह भी इस्तेमाल किया जा सके। आप देखिए, जब ये नवंबर दिसंबर में ये वायरस चाइना में फैलना शुरू हुआ, आज तक 18 महीने में बीजिंग जो वुहान से थोड़ी सी दूरी के ऊपर है, जो दुनिया की एक सबसे बड़ा शहर है, या शंघाई जो है चाइना का जो कैपिटल सिटी है, यानी कि मार्केट कैपिटल सिटी है, वहां पे कोई इसका स्प्रेड नहीं हुआ। इसको जैसे ही चीन ने पहचाना तो इसको वुहान के अंदर कंटेन करने की कोशिश की। साथ में चीन का अपने रिसर्च और लैब का डेटा ना शेयर करना WHO के साथ या इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के साथ, ये एक बहुत बड़ा ऐसा शंका पैदा करता है कि ये एक डेलिब्रेट अटेम्प्ट थी, जो चाइना इसको एज ए बायोलॉजिकल वेपन डेवलप कर रहा था या रिसर्च कर रहा था, जो कि पूरे इंसानियत के लिए घातक था, और उस बात को चीन ने छुपाया है। आप ये बहुत सारे ऐसे किस्से हैं जो कि मिलिट्री अफेयर से जुड़ते हैं या चाइना की अपनी इच्छाओं के साथ चलते हैं। चाइना पूरे दुनिया के अंदर अपनी अहमियत बनाना चाहता था, और जैसा कि अभी सिवाज साहब ने बताया कि उसने उसी वक्त वैक्सीन भी बनाना शुरू कर दिया ताकि पूरे इंटरनेशनल मार्केट में उसका वैक्सीन भी बिक सके। उन्हीं दिनों चाइना ने पूर्वी लद्दाख में भारत के साथ भी घुसपैठी का काम शुरू किया। पर सर फिर ये भी सवाल खड़ा होगा, ये सिर्फ क्या लीक हुआ है, ये सिर्फ क्या लीक हुआ है या फिर जानबूझ के छोड़ा गया है? फिर ये भी सवाल खड़ा होगा। गायत्री, ये तो एक इंटरनेशनल बॉडी ही इन्वेस्टिगेट करके किसी निष्कर्ष पे पहुंच सकती है। कैसे करेगी? क्योंकि WHO रिसर्च हुई है जी, WHO पहले सपोर्ट करता है, कहता है कि ज्यादा रिसर्च या ज्यादा डॉक्यूमेंट्स हम चीन से नहीं मांग सकते। कुछ प्रवक्ताओं ने कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, कुछ उनके साइंटिस्ट भी सीन से गायब हुए हैं। तो ये सब बातें जो हैं एक क्लियर कट मेडिकल रिसर्च की तरफ इंडिकेट नहीं देती हैं। ये एक मेडिकल एक्सीडेंट या मेडिकल स्पेनॉज जिसको कहते हैं, उसकी तरफ पूरी तरह इंडिकेशन देती हैं। तो ये जरूर इसमें चीन का कोई एक नापाक इरादा रहा है, ये मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूं। चाहे इसको एक्सीडेंटली लीक हुआ है या एज ए बायो वेपन डेवलप किया जा रहा था, इस्तेमाल इसका किया है या नहीं किया, उसका अभी तक जो सबूत आना वो अभी बाकी है। एक ही सी बात आप कुछ कह रहे थे, उसके बाद डॉक्टर राकेश मिश्रा के पास। हाँ, देखो, इसमें कोई दो राय नहीं कि जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन बढ़ती जा रही है तो इस तरफ इशारा अभी जा रहा है कि कहीं ना कहीं चीन इसके लिए गिल्टी है। चीन ने इसका इस्तेमाल बायोलॉजिकल वेपन के लिए करा है और ये जानबूझ के छोड़ा हुआ है, क्योंकि अगर उससे एक्सीडेंटल निकलता तो ये बताता कि भाई ये गलती से निकल गया है, तो प्रोटेक्शन ले सकते थे। अपना तो प्रोटेक्शन इसने ले लिया, चीन के अंदर पूरे वर्ल्ड के अंदर फैला दिया। और दूसरी बात, जो वुहान जो लैब थी उसके अंदर जो साइंटिस्ट थे उनको गायब कर दिया, उनको खत्म कर दिया, और उसके बाद जो ट्रैक था उसका ट्रेस उसको खत्म कर दिया, उसको मिटा दिया। और ये जो WHO का चीफ है टेड्रोस, ये इनको क्लीन चिट दे रहा था। तो एक मतलब ये सोची समझी साजिश है, ये जो चीन पूरा इन्वॉल्व है। और आज शी जिनपिंग की बॉडी लैंग्वेज देखो, वो लगता है कि उसको लग रहा है डर कि कहीं सच्चाई निकलेगी। ये अलग बात है, चीन ने अपने जो टेल साइन है उनको मिटा दिया है, साइंटिस्टों को मरवा दिया है, और एक प्रकार से रिवर्स इंजीनियरिंग जो की है वो साइंटिस्ट पता लगा रहे हैं कि भाई चीन के इसके अंदर सिग्नेचर हैं और चीन ने इसमें छेड़खानी की है, इसको बहुत ज्यादा म्यूटेट कर दिया है कि घातक बने। तो मुझे लगता है आने वाले समय में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और चीन को कटघरे में खड़ा करेगा ये वर्ल्ड। और लगता है $3 ट्रिलियन जितना नुकसान हुआ पूरे वर्ल्ड के अंदर, 10 लाख से ज्यादा लोग जो मर गए हैं, ये इसका जो सारी जिम्मेवारी चीन के ऊपर जाती है। चीन ने अपने फायदे के लिए ये काम किया है और इसको बायोलॉजिकल वेपन, और जैसे अभी बता रहे थे कि ये सच्चाई है कि चीन जो है ये 1950 से बाद में केमिकल, बायोलॉजिकल और न्यूक्लियर वेपन के अंदर बहुत ज्यादा तरक्की की है, और उसने एंड में ये देखा बायोलॉजिकल वेपन जो है वो सबसे ज्यादा घातक है, और उसको अगर आप इस्तेमाल करो तो उसको खर्चा भी बड़ा कम है और कंटेन भी कर सकते हो, क्योंकि अगर आप उसके बारे में जानते हो तो, और आप अपनी पॉपुलेशन को बचा सकते हो। तो चीन के ऊपर कोई विश्वास नहीं कर सकते। और सच्चाई बात यह है, जिस प्रकार से इन्होंने लद्दाख के अंदर हमारे पीठ के अंदर
एक प्रकार से वार किया है, इस पे कुछ भी विश्वास करना मुश्किल है। और मुझे लगता है आने वाले समय में चीन को इसका जवाब देना पड़ेगा पूरे वर्ल्ड को कि ये जो महामारी है जो चीन से पैदा हुई है उसका जुर्माना चीन के ऊपर डलना चाहिए और चीन को एक प्रकार से अकेला कर देना चाहिए। और मुझे लग रहा है ये कार्रवाई हो रही है। अभी यूरोप सारा इकट्ठा हो गया है, अमेरिका स्टार्ट हो गया है, क्वाड की कंट्री इकट्ठी हो गई है, तो ऐसे में चीन को लग रहा है कि वो अकेला पड़ गया है और सच्चाई आने वाले टाइम में जरूर निकलेगी। इसीलिए शिवाज मैं इसीलिए ये सवाल उठा रही थी कि क्या ये जानबूझकर छोड़ा गया, क्योंकि वहां पहला केस मिलता है, फिर केसेस मिलते हैं, जानकारियां छिपाई जाती है, कंटेन कर लेता है चीन, कंट्रोल कर लेता है, वैक्सीन भी तैयार हो जाती है। लेकिन अब इस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर राकेश मिश्रा भी हैं। सर, आप ये समझाइए, क्योंकि आप फॉर्मर डायरेक्टर हैं सेंटर फॉर सेलुलर मॉलिक्यूलर के, ये कितना संभव होता है कि इंजीनियरिंग करके किसी वायरस को इतना घातक बना दिया जाए? देखिए, हमारा जो वैज्ञानिक समझ है वायरस के बारे में वो काफ़ी एडवांस है और थ्योरेटिकली आप सोचें तो वायरस को इंजीनियर किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। और ये सब चीज़ें जो हैं वो शुरू से ही कंसीडर की जा रही हैं और हाइपोथेसिस और साइंस का मेथड है कि आप हाइपोथेसिस बनाइए, उसके बाद उसको टेस्ट करिए और उसके बाद उसके नतीजे पे पहुंचिए। और अभी दुर्भाग्यवश दोनों हाइपोथेसिस प्रूव नहीं हो पाई है, हालांकि शक के दायरे में चीन आता जा रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या होता है। ऐसे अगर एक पैंडेमिक शुरू होता है तो ये वायरस से शुरू हुआ तो पहले आदमी देखेगा कि इसका सबसे निकटतम रिश्तेदार कौन है इस वायरस का, तो वो बैट में दिखा जो कि 96% सिमिलर है SARS-CoV-2 वायरस से। तो वो सीधा आदमी में नहीं आ सकता, क्योंकि अगर आदमी में आना है तो उसके लिए माना जाता है कि 98% तक की सिमिलरिटी होनी चाहिए। इसका मतलब कि बीच में एक रिजर्वायर होना चाहिए, बीच में एक इंटरमीडिएट होना चाहिए जिस जानवर के थ्रू हो गया है। अगर जूनोटिक डायरेक्ट जूनोटिक ओरिजिन है, इस वायरस की जूनोटिक ओरिजिन कहीं से निकला है, उसके बाद आदमी को इन्फेक्ट करने के पहले ये कहीं पे और इसका परिवर्तन आए उसमें। अब वो लैब में हुआ है या किसी इंटरमीडिएट होस्ट में हुआ है, वो जो है सबसे बड़ा सवाल है। तो ये सबसे बड़े सवाल का सबसे बड़ा जवाब ये हो सकता था कि हमको कोई इंटरमीडिएट मिल जाता तो ये पता चलता, जैसे कि पहले हो चुका है मर्स में, सर्स में 3-4 महीने के अंदर लोगों को जो इंटरमीडिएट एनिमल्स थे वो मिल गए थे और इससे साफ हो गया था कि कैसे वो वायरस मनुष्य तक पहुंचा है। इस केस में 1.5 साल हो गया, लेकिन अभी तक जो इंटरमीडिएट सोर्स है वो नहीं मिला है। तो अभी उसमें ज्यादा खोज की जरूरत है। इंटरमीडिएट सोर्स मिलेगा तब जब हम उसको अच्छी तरह से खोज कर पाएंगे, और वो चाइना में ही करना है इसलिए। और चाइना और वहां वो इजाजत दे नहीं रहा। पहले भी जब टीम गई थी तो भी कई इलाकों में उसने जांच करने ही नहीं दी। एग्जैक्टली। तो ये जो बहुत जो शक का दायरा जो बढ़ता जा रहा है वो इसलिए भी क्योंकि चीन जो है चीजों को ट्रांसपेरेंसी नहीं रखता है, कोऑपरेट नहीं करता है। और जैसे अभी हमारे और विशेषज्ञों ने बताया कि वहां से इंटरनेशनल फ्लाइट इन्होंने चालू रखा जबकि डोमेस्टिक बंद कर दिया, बहुत ही गलत बात है। एक तरह से एक क्रिमिनल एक्ट है जो कि अगर इनको लगा कि कुछ खतरा है तो नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए था। अभी हम देख रहे हैं, अभी फिर से अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण की तरफ जाएं तो हम देखते हैं ये वायरस जो है सिर्फ आदमी को ही नहीं, कम से कम 10-12 और जो मैमल्स होते हैं, स्तनधारी जानवर जो होते हैं, उनको इन्फेक्ट करता है, कर सकता है। और जिसमें से लायन भी है। इंडिया में लायन के कई केसेस आए हैं और इसके लिए हमारे जू और इन सब लोगों ने सावधानी रखी है। इसका मतलब हुआ कि यूनिक नहीं है और ये कि बहुत बड़ा खतरा है कि ये फिर से कहीं जाके फिर से वापस आके हमको परेशान कर सकता है। और तो दूसरी तरफ जो चाइना वाली बात जाती है कि ये उसी शहर से निकला जहाँ से कि वायरस की लैब है, तो एक शक बनता है। उस शहर में उस टाइम पे कुछ लोगों को ऐसे सिम्टम आए हैं, इससे भी थोड़ा शक बनता है। और इसके वायरस के जो सीक्वेंस होता है वो थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा। उसमें जो परिवर्तन है उसमें कहीं पे एक ऐसे एलिमेंट दिख रहे हैं जो कि बताते हैं कि छेड़छाड़ हुई है कि वो रिवर्स इंजीनियरिंग से बना है या गेन ऑफ फंक्शन की एक कोशिश है। हालांकि उसको पूरी तरह से स्टैब्लिश करना अभी संभव नहीं हुआ है, लेकिन उसके बारे में जांच चल रही है। उसके लिए चाइना की जरूरत नहीं, वो हम जांच और देशों में करके उसको आगे बढ़ाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि हाइपोथेसिस क्लियर है, लेकिन इस हाइपोथेसिस को क्लियर करने के लिए, उसको सही तरह से टेस्ट करने के लिए चाइना के कोऑपरेशन की बहुत जरूरत पड़ेगी। अगर इन्होंने कोऑपरेट नहीं किया
हमको एक्सेस नहीं दिया कि वुहान की लैब में क्या हो रहा था, तो हमको इंटरमीडिएट नहीं मिला, दूसरी तरफ वो भी खोज चल रही है, तो एक जो है ये असमंजस की स्थिति बनी रहेगी। और मुझे नहीं लगता कि चाइना जानबूझ के आपको एक्सेस देगा जांच करने के लिए। अब अगर उन्होंने बनाया है तो छुपाएंगे, नहीं बनाया और कुछ बना रहे हैं तो उसका भी पता चलेगा। इसे प्रैक्टिकल तौर पे, हालांकि ये हमारा डोमेन नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि चाइना जो है किसी को अपनी लैब में आके जांच करने की फुर्सत देगा, जो वो किसी को अंदर भी, उनका कल्चर दूसरी तरह का है, वो कोऑपरेट नहीं करते लोगों से। तो ये अनफॉर्चुनेटली ये डिसाइड कर पाना बहुत ही मुश्किल होगा। हालांकि बहुत सारे और तरीकों से लगता है कि चाइना ने सही तरह से दुनिया को खबरदार नहीं किया, दुनिया को कोऑपरेट नहीं किया, और शायद ये पैंडेमिक जो है इसका ये स्तर ना होता अगर शुरू से ही हम इसको अच्छी तरह से संभाल लेते, जैसा कि चाइना ने खुद अपने आप में संभाला है। और लेकिन जहां तक इसकी बायोलॉजी का सवाल है, ये वायरस बहुत तेजी से बदल रहा है, लेकिन ऐसा कोई वारफेयर आदमी बनाएगा तो ये वायरस बैकफायर उनको भी करेगा, क्योंकि ये तो ऐसे परिवर्तन हो रहा है कि धीरे धीरे कोई भी वैक्सीन है, ये हो सकता है कि वैक्सीन के ऊपर निकल जाए और आपको नई वैक्सीनों की जरूरत पड़े। तो ये सारी समाज की, सारी मानवता के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन सकती है अगर इस तरह की गलती चाइना ने किया है तो। ये बड़े बड़े सवाल हैं, इनका जवाब मिलना मुश्किल है, लेकिन जो हिस्ट्री है, जो चाइना का बिहेवियर है, बिल्कुल काफी बढ़ता जा रहा है। जी डॉक्टर राजेश आर्य, जवाब तो चाइना से ही निकलेंगे, लेकिन वो एक्सेस देगा क्या? कर्नल दानवीर सिंह, क्योंकि चाइना ने उन इलाकों में WHO तक को जांच नहीं करने दी, कई इलाकों को उसने जांच के दायरे में आने ही नहीं दिया, यहां तक कि शक्की सुई इसलिए भी घूमती है, तमाम जांच एजेंसियां चाइना पर सवाल उठा रही हैं। यहां तक कि ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने भी यह दावा किया था कि 2015 से ही इस पर, कोरोना वायरस पर काम कर रहा था चाइना। चीन की जो PLA है वो इसे बायोलॉजिकल वेपन के तौर पर इस्तेमाल करने वाली थी। तो फिर लग रहा है ऐसी सिचुएशन में कि चाइना आगे भी सहयोग करेगा, भले ही WHO के महानिदेशक दोबारा से कह रहे हैं कि आपको सहयोग करना चाहिए। देखिए, कुछ एक रिसर्च निकल के आई थी पिछले कुछ दिनों में, जिससे ये क्लियर हुआ था कि आज से 4 या 5 साल पहले ये रिकमेंड किया गया कि सार्स वायरस को बायोलॉजिकल वेपन के तौर पे यूज किया जाए। तो वहां से अटकलें लगने लग गई कि क्या ये भी बायोलॉजिकल वेपन का एक शोध था और इसको उस तरीके से यूज करने की योजना थी, क्या ये बायोलॉजिकल प्रहार है दुनिया के ऊपर? तो ये सारी क्वेश्चंस तब पैदा हुए थे। लेकिन जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, ये मैं भी नहीं मानता कि ये जान के इस तरीके से इसको यूज किया गया है। चाइना ने यूज किया है द बायोलॉजिकल वेपन, क्योंकि डबल एज्ड है। ये मानना कि चाइना के अंदर कोई भी हानि नहीं हुई है, ये भी गलत है। और दूसरी अहम चीज, क्योंकि चाइना रोक रहा है दुनिया को वहां पर वुहान लैब में जाके और इस चीज को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, उसके अंदर 2 कारण हो सकते हैं। एक कारण ये है कि वुहान लैब में और क्या क्या चीजों पर शोध हो रहा है, बायो वेपन्स पे भी शोध हो रहा होगा, तो वो एक एक्सपोजर का एक रिस्क है। और दूसरी चीज जो है कि आपको और मुझे को अभी ये क्लियरली पता नहीं है कि चाइना के अंदर कितने नुकसान हुआ है। अगर इंटरनेशनल टीम्स वहां पर रिसर्च करने पहुंच जाएंगी, इन्वेस्टिगेशन करने पहुंच जाएंगी, तो क्या पता कि चाइना की कुछ और तस्वीर सामने निकल के आए। सो बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं। चाइना के अंदर से क्या इंफॉर्मेशन आ रही है उसके बारे में हम और आप कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जो डॉक्टर साहब ने कहा और जो मैंने शुरू में कहा कि अगर इस चीज को समझना है तो आप गेन ऑफ फंक्शन के रिसर्च के बारे में जानिए, किस तरीके से ये काम होता है वैक्सीन बनाने का, कैसे ये मल्टीनेशनल फार्मा कंपनीज वैक्सीन को एंटीसिपेशन में बनाती हैं और उस एंटीसिपेशन में स्ट्रॉन्गर वैक्सीन बनाने के लिए कैसे वो लैब में कृत्रिम वायरस तैयार करती हैं और कैसे अमेरिका की तरफ से फंडिंग हुई है। तो बहुत सारी चीजें हैं। और क्या इसीलिए अमेरिका में भी कितना नुकसान हुआ, लेकिन अभी तक भी चाइना का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। एक ही सिवाच और राजेश आर्य आपके पास लौट रहे, एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, फौरन लौटते हैं।